हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल आयरन एनालिसिस ऑफ आयरन ओर। मतलब आयरन ओर के अंदर कितना आयरन है, कितने परसेंट में आयरन है, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम भी जानेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट मेथड पढ़ेंगे। दो मेथड होता है, एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट मेथड। ठीक है, तो आपको जो भी प्रीवियस वीडियो देखना है मेटलर्जिकल एनालिसिस का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेटलर्जिकल एनालिसिस प्लेलिस्ट का। ठीक है, वहाँ पे आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और भी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको और भी अदर सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टोटल आयरन एनालिसिस के बारे में। तो टोटल आयरन एनालिसिस हम कैसे करते हैं, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, ओवरऑल प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम आयरन ओर का सैंपल लेते हैं, उसको HCl के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हम सेम प्रीवियस केस में जैसे हमने किया था, HCl के अंदर डिज़ोल्व करते तो हमको क्या मिलता है, फेरिक क्लोराइड मिलता है। जो Fe2O3 है ना, वो HCl में डिज़ोल्व होकर क्या बना लेता है, फेरिक क्लोराइड FeCl3 बना लेता है। ठीक है, ये फेरिक क्लोराइड बन लेता है। अब इस फेरिक क्लोराइड को वापस से फेरस क्लोराइड में, फेरिक क्लोराइड मतलब FeCl3 को फेरिक क्लोराइड बोलते हैं और FeCl2 को फेरस क्लोराइड बोलते हैं। तो इसको रिड्यूस करना होता है, तो उसके लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ता है। तो प्रीवियस केस में पोटेशियम परमैंगनेट मेथड में हम वहाँ पे जिंक डालते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या डालेंगे, स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड क्या होता है, SnCl2 उसका फॉर्मूला होता है स्टेनस क्लोराइड का। Sn मतलब टीन होता है, SnCl2 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, प्रीवियस केस में क्या होता था, जब हम जिंक ऐड करते थे ना, तो जिंक में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती थी। ठीक है, और वो जो जिंक जो होता था ना, वो टाइटेनियम जो होता था, कुछ अमाउंट में जो टाइटेनियम इम्प्योरिटी है, उसको उसको हटा नहीं पाता था। ठीक है, तो वो टाइटेनियम जो जिंक में प्रेजेंट रहता था, वो क्या करता था, KMnO4 के साथ रिएक्शन कर लेता था टाइट्रेशन के समय में, तो वो हायर वैल्यू प्रेजेंट करता था आयरन का। ठीक है, क्योंकि टाइटेनियम भी KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे तो उससे रिजल्ट क्या होता था, हाई, मतलब जितना आयरन नहीं है उससे ज़्यादा आयरन वो रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो वो कुछ कुछ इसमें डिसएडवांटेज थे, जिसके कारण ये वाला मेथड बनाया गया। ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है प्रीवियस मेथड के कंपेयर में। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड डालते हैं और उसको बॉईल करते हैं पूरा सा। ठीक है, तो बॉईल जब स्टेनलेस क्लोराइड डालते हैं, उसके बाद बॉईल कर लेते हैं, पूरा सैंपल आपका कलरलेस हो जाता है। उसके बाद एक्सेस जो स्टेनलेस क्लोराइड अगर आप डल गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, मरकरी क्लोराइड डालते हैं। क्योंकि स्टेनलेस क्लोराइड अगर एक्सेस अमाउंट में रह गया और हमने टाइट्रेशन किया, तो ये भी रिएक्शन करेगा, इससे पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करेगा। यहाँ पे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करेंगे टाइट्रेशन के लिए, तो उससे रिएक्शन कर लेगा और इससे हमारी वैल्यू क्या होगी, गलत आ जाएगी, क्योंकि टीन भी रिएक्शन करेगा, टाइट्रेशन में पार्ट लेगा, तो आयरन की वैल्यू हायर बताएगा, जबकि आयरन और में उतनी वैल्यू आयरन की होगी नहीं। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, मरकरी क्लोराइड ऐड करते हैं स्टेनलेस क्लोराइड डालने के बाद। फिर हम क्या करते हैं, उसका टाइट्रेशन कर लेते हैं। टाइट्रेशन किसके किसके थ्रू करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, K2Cr2O7, ये उसका केमिकल फार्मूला है, K2Cr2O7, ये फार्मूला है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, अब यहाँ पे हम रीजेंट कौन से लेते हैं, रीजेंट या इंडिकेटर, तो यहाँ पे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक एक्सटर्नल इंडिकेटर के रूप में लेते हैं। अब एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या है वो आपको मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से टाइट्रेशन करते हैं और देखते हैं कि कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको कंज्यूम हुआ है। ब्यूरेट में रीडिंग देख लेते हैं, फिर उस रीडिंग के बेस पे हम परसेंटेज आयरन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो चलिए आगे देखते हैं। अब सॉल्यूशन कौन कौन से यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चाहिए 0.1 नॉर्मेलिटी का, या 5/56 नॉर्मेलिटी, या अगर आप अप्रोक्सीमेट बोलो तो 0.1 नॉर्मेलिटी का क्या चाहिए आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। तो 0.1 नॉर्मेलिटी का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4.39 ग्राम पोटेशियम जब हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डालते हैं ना, तो हमको इस नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है एक्चुअल वेट
जो हम डालेंगे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अगर मुझे 0.1 नॉर्मेलिटी का बनाना है और इक्विवेलेंट वेट आपको पता कर लेना है, इंटरनेट में हर जगह अवेलेबल है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट क्या है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके साथ इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर डालेंगे, एक्चुअल वेट यहाँ से आ जाएगा। एक्चुअल वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे एक्चुअल वेट आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल वेट मतलब कितना ग्राम आपको डालना है वाटर में, एक लीटर वाटर में, जिससे 0.1 नॉर्मेलिटी का आपका सोल्यूशन तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है 4.39 ग्राम पोटेशियम। अगर आप 1 लीटर वाटर में डालते हो तो 0.1 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन आपका प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या सोल्यूशन चाहिए, स्टेनलेस क्लोराइड चाहिए। स्टेनलेस क्लोराइड आपको कैसे बनाना है, 50 ग्राम स्टेनलेस क्लोराइड लेना है, सॉलिड के फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में। उसको 200 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर डिज़ोल्व करा लेना है। ठीक है, फिर उसमें वाटर डाल देना है, उसको 1 लीटर का बना लेना है। ठीक है, 1 लीटर का बना लेना है का क्या मतलब है, 50 ml आप किस में डालोगे, 200 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, फिर 800 ml वाटर डालोगे, तो पूरा 1 लीटर का आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से स्टेनलेस क्लोराइड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर कर लेना है। और आपको क्या चाहिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मरकरी क्लोराइड भी चाहिए। ठीक है, मरकरी क्लोराइड आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको वो भी चाहिए पोटेशियम, यहाँ पे मैंने बताया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड चाहिए एज ए इंडिकेटर। तो ये इतने सारे सॉल्यूशन चाहिए। एपरेटस कौन से एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कॉनिकल फ्लास्क की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पिपेट की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लास ड्रॉपर की, कॉनिकल फ्लास्क का, ब्यूरेट का। ठीक है, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले पार्ट में, आप वो वीडियो ज़रूर देखना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, उसमें पूरा मैंने बेसिक्स पूरा बताया है। ठीक है, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं प्रोसीजर को डिटेल से। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है ना, 0.5 ग्राम सैंपल आपको वेट कर लेना है, मतलब ले लेना है। आपका मशीन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो 0.5 ग्राम आपको आयरन ओर का सैंपल ले लेना है। अब उस सैंपल को कॉनिकल फ्लास्क या बीकर में लेने के बाद उसको 10 ml HCl में डिज़ोल्व कर देना है। ठीक है, 10 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेके 0.5 ग्राम आयरन ओर को आपको लेकर के डिज़ोल्व करा देना है। ठीक है, तो डिज़ोल्व तो नॉर्मल होगा नहीं, आपको उसको बॉईल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बॉईल करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट तक बॉईल करोगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा के फिर उसको बॉईल करोगे। बॉईल करने के लिए हॉट प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, हॉट प्लेट है, इसके अंदर रख करके इसको बॉईल करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पूरा आयरन और आपका डिज़ोल्व हो जाता है HCl में। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता होगा उस समय, ये रिएक्शन होता है आपका आयरन और हेमेटाइट जो है, जब हम इसको HCl में डिज़ोल्व करते हैं तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, फेरिक क्लोराइड बना लेते हैं। जो Fe2O3 है वो FeCl3 में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक क्लोराइड। तो अगर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इसमें Fe2O3 के अंदर ये Fe2 आयन्स होता है, फेरस आयन होता है। और जब फेरिक क्लोराइड बन जाता है तो Fe3 आयन हो जाता है। इसको फेरस आयन बोलते हैं, इसको फेरिक आयन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से आयरन ओर का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और उससे चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये जो फेरिक क्लोराइड है इसको आपको फिर से क्या करना है, रिड्यूस करके फेरस क्लोराइड बनाना है। ठीक है, अब देखो फेरस क्लोराइड क्यों बनाना है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फिर से जो फेरिक क्लोराइड है ना, ये जो Fe3 आयन है इसको वापस से Fe2 आयन में कन्वर्ट करना है, फेरिक को फिर से फेरस बनाना है। ठीक है, क्योंकि यही फेरस आयन फिर बाद में क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होके ये फिर से फेरिक आयन बनाएगा टाइट्रेशन के टाइम पे। जब हम इस फेरस आयन वाले सॉल्यूशन में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे तो ये क्या बनेगा, फिर से फेरिक आयन बनेगा। ठीक है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसको कौन ऑक्सीडाइज करेगा, आपका जो ब्यूरेट में जो लोग है ना सॉल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसके ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना KMnO4 कंज्यूम हुआ उसी का हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फेरिक आयन को वापस से फेरस आयन में कन्वर्ट करना है, मतलब रिडक्शन करना है। तो हमको उसके लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम क्या लेते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये सेकेंड वाला छूट गया क्या, एक बार और बता देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, आप 0.5 ग्राम सैंपल को 10 ml HCl पे लेकर के आप उसको डिज़ोल्व करोगे। डिज़ोल्व करने के लिए आपको गर्म करना पड़ेगा। तो जब गर्म करोगे, बॉईल करोगे अच्छे से, तो बॉईल करोगे ना तो ऑरेंज या रेड कलर अपीयर हो जाएगा, पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा।
तो आपको तब तक बॉईल करना है जब तक ऑरेंज या रेड कलर नहीं आ जाता और पूरा सैंपल डिज़ोल्व नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेनलेस क्लोराइड डालोगे। ठीक है, वापस से फेरिक क्लोराइड को फेरस क्लोराइड में बनाने के लिए आप क्या डालोगे, स्टेनलेस क्लोराइड डालोगे। अब स्टेनलेस क्लोराइड कितना डालना है इसका कुछ क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे करके ऐसे डालते जाना है। ठीक है, ये गर्म कंडीशन में ही रहेगा, हॉट कंडीशन में ही आपको धीरे धीरे स्टेनलेस क्लोराइड इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाना है। धीरे धीरे क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा और वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये कलरलेस क्या इंडिकेट करेगा कि आपका पूरा जो जो फेरिक क्लोराइड है FeCl3 है पूरा एसिन, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, फेरिक क्लोराइड बना लिया। फेरिक क्लोराइड वापस से फेरस क्लोराइड बना लिया। ठीक है, मतलब FeCl3 वापस से FeCl2 में कन्वर्ट हो गया, फेरिक से फेरस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, जब आपका सॉल्यूशन पूरा कलरलेस हो जाएगा, पूरा रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप SnO2 स्टेनलेस क्लोराइड डालोगे ना तो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कलरलेस हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको SnCl2 डालना है, स्टेनलेस क्लोराइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है। कलरलेस होने के बाद भी दो तीन ड्रॉप और एक्स्ट्रा डालना है। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ कि कलरलेस होने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा मतलब फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आपको इंश्योर करना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा आपको स्टेनलेस क्लोराइड। अब आपने जो एक्स्ट्रा स्टेनलेस क्लोराइड डाला है, ठीक है, उसको आपको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या डालते हैं, सिल्वर क्लोराइड डालते हैं, है ना, सिल्वर क्लोराइड डालेंगे। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड डालने से पहले जो हमारा कलरलेस सैंपल जो हमको मिला है ना, उसको हमको क्या कर लेना है, पहले ठंडा कर लेना है। ठीक है, टैप वाटर से रनिंग टैप वाटर से ठंडा कर लेना, मतलब ऐसा उसके अंदर पानी नहीं डालना है। ये आपको मान लीजिए बीकर है, इसको बाहर से पानी दे करके इसको आपको ठंडा कर लेना है। जब ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद ही आपको क्या डालना है, आपको ये मरकरी क्लोराइड डालना है। 10 ml मरकरी क्लोराइड आपको डालना है। ठीक है, ठंडा होने के बाद ही डालना है, गरम गरम में मरकरी क्लोराइड नहीं डालना है। अगर गर्म कंडीशन में मरकरी क्लोराइड डाल दोगे ना तो मरकरी क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट होना चालू हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा मरकरी का। ठीक है, तो ऐसा आपको करना नहीं है। तो ठंडा कर लेना सॉल्यूशन को, फिर आपको 10 ml मरकरी क्लोराइड डालना है। ठीक है, मरकरी क्लोराइड 10 ml डालने के बाद आपको वाटर डाल लेना है, उसको डाइल्यूट कर लेना है 200 ml वाटर में। मतलब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को 200 ml का बना लेना है। शुरू में कुछ कितना भी रहे, सब कुछ HCl वगैरह सब डालने के बाद ना आपको वाटर ऐड करके उसको 200 ml का बना लेना है सॉल्यूशन को। ठीक है, 200 ml तक आपको डाइल्यूट कर लेना है। अब हम लोग ये सिल्वर क्लोराइड क्यों डालते हैं, सॉरी सिल्वर क्लोराइड बोलता हूँ, मरकरी क्लोराइड हम लोग क्यों डालते हैं, ताकि ये जो एक्स्ट्रा स्टेनलेस क्लोराइड है उसको क्या कर सके, उसके इफ़ेक्ट को कम कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेनलेस क्लोराइड रहेगा तो जब टाइट्रेशन के समय में जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें डालेंगे तो ये पोटेशियम ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको स्टेनलेस क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाएगा आपका पोटेशियम ये जो है ना, एक्स्ट्रा आपका कंज्यूम हो जाएगा, है ना। आयरन की जगह इसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है तो एक्स्ट्रा आपका कंज्यूम होगा, तो ब्यूरेट रीडिंग में आपको ज़्यादा रीडिंग आएगी, मतलब वो हायर ज़्यादा आयरन बताएगा, जबकि सैंपल में उतना आयरन है ही नहीं। तो आपको ये स्टेनलेस क्लोराइड के इफेक्ट को ख़त्म करना है, इसलिए हम लोग ये मरकरी क्लोराइड डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप वही आपको ये होगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन आपको तैयार कर लेना है। 0.1 नॉर्मेलिटी का आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट तैयार कर लेना है। कैसे तैयार करना है वो मैंने शुरू में ही बताया था। ठीक है, अब उसको आपको किस में ले लेना है, ब्यूरेट में ले लेना है, 0 तक। ब्यूरेट ऐसे आता है, उसमें स्केल बना होता है, ऊपर में 0 होता है, नीचे ऐसे स्केल बना होता है, 100 ml का होता है। तो आपको 0 तक आपको ब्यूरेट में पोटेशियम डाइक्रोमेट को रख लेना है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड करना चालू करोगे आपके सैंपल सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंडिकेटर, जैसे अभी हमने डाला नहीं, तो यहाँ पे हम 2 टाइप का इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ होता है, एक होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर और एक होता है इंटरनल इंडिकेटर। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है।
ठीक है। ये एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जैसे हम ब्यूरेट से धीरे धीरे करके सॉल्यूशन को किस में डाल रहे हैं, हमारे कॉनिकल फ्लास्क में डाल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए, तो हम इसमें इसमें रीजेंट को नहीं डालते, अलग से रीजेंट को अलग से रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने ये पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला कुछ अमाउंट में, तुरंत हम क्या करेंगे, रीजेंट भी डालेंगे साथ साथ। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल है, इसके अंदर नहीं डाले हैं, तो जैसे इसको डालोगे फिर उसके बाद इसको भी डालोगे 1-2 ड्रॉप, फिर कलर चेंज ऑब्जर्व करोगे, फिर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे, फिर से ये रिएजेंट डालोगे। तो दोनों को आपको साथ साथ डालते जाना है, पहले एक डालोगे फिर उसको फिर इसको फिर इसको, फिर तभी आपको कलर चेंज ऑब्जर्व करना है, क्योंकि रिएजेंट के बिना कलर चेंज आपका आएगा नहीं, और ये एक्सटर्नल है, बाहर से आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालते जाओगे दोनों को। ठीक है, तो कलर चेंज यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर आपका शुरू में क्या होगा, ब्लू कलर आपका डेवलप होगा। शुरू में जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे सैंपल में तो ब्लू कलर डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर ब्लू कलर डेवलप हो रहा है ना, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है रिएक्शन अभी यहाँ पे। ठीक है, ब्लू कलर डेवलप हो रहा है मतलब कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। शुरू में जब आप डालोगे तो ब्लू कलर का दिखाई देगा, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ब्लू कलर का दिखता है। तो जैसे सॉल्यूशन में डालोगे ब्लू कलर अपीयर होगा, ब्लू कलर आ रहा है मतलब आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपका कलरलेस हो जाएगा। तो जैसे ही कलरलेस हुआ आपको टाइट्रेशन रोक देना है और ब्यूरेट में रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेना है, फिर उसको कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट एक और होता है, इंटरनल इंडिकेटर भी होता है, जैसे मैंने एक्सटर्नल बताया ना वैसे इंटरनल इंडिकेटर भी होता है। इंटरनल इंडिकेटर में हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है प्रिपेयर करके उसी में ही हम उसको डाल देते हैं इंडिकेटर को। तो यहाँ पे क्या इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम लोग, एक ये जो है यहाँ पे डाईफिनोलामाइन करके एक है इंटरनल इंडिकेटर, हम इसको डालते हैं। इसको कैसे तैयार करते हैं, तो 1 ग्राम ये डाईफिनोलामाइन लेते हैं 100 ml H2SO4 में। ठीक है, तो इस तरह से हम तैयार करते हैं। इसका 2 से 3 ड्रॉप होता है, ये बहुत होता है टाइट्रेशन के लिए। तो ये इंडिकेटर आपको तैयार करना है पहले, फिर उसको बाद टाइट्रेशन से पहले आपको किस में डालना पड़ेगा, सैंपल में डालना पड़ेगा। ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप आप डालोगे, फिर उसके बाद टाइट्रेशन शुरू करोगे। तो जैसे आप टाइट्रेशन शुरू करोगे ना, शुरू में कलरलेस रहेगा, वो कलर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, और जब जब पूरा रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट, तो इस तरह से आपको वायलेट ब्लू कलर अपीयर होगा। ये आपको जो दिख रहा है वो वायलेट ब्लू कलर अपीयर होगा। जब इंटेंस वायलेट ब्लू कलर मतलब एकदम गाढ़ा ब्लू कलर दिखने लग जाएगा, आपको टाइट्रेशन रोक देना है, फिर क्या करना है, ब्यूरेट में रीडिंग देख लेना है। ठीक है, तो इतना आपको पूरा प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, सिंपल से कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 0.1 नॉर्मलिटी का आपने क्या लिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है। ठीक है, उसको हमने प्रिपेयर कैसे किया था, 4.9 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने एक लीटर डिस्टिल वाटर में डाला था, तो क्या हमको क्या मिला था, 0.1 नॉर्मलिटी का पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला था। ठीक है, तो इसका जो 1 ml होगा ना वो 0.0058 ग्राम आयरन को इंडिकेट करेगा। 1 ml मतलब 1 ml अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट कंज्यूम हो रहा है तो कितने ग्राम आयरन को इंडिकेट कर रहा है, 0.0058 ग्राम को। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए 50 ml कंज्यूम हुआ है तो कितने को वो करेगा, ये इंटू कर दो आप, 0.0058 इंटू 50 कर दो, तो इतने ग्राम को इंडिकेट करेगा। तो जितना भी ml मतलब ब्यूरेट में जितनी भी रीडिंग होगी ना उसको आप इंटू कर दो 0.0058 से इंटू कर दो, जितनी भी वैल्यू आई वो आयरन का वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर 50 ml रीडिंग आई तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.248 के आसपास कुछ आएगा, 0.248 ग्राम आयरन। मतलब शुरू में मैंने कितना लिया था सैंपल, 0.5 ग्राम लिया था, तो उसमें 0.5 ग्राम में से 0.248 ग्राम आयरन है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज आयरन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.248 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, तो यहाँ पे लगभग 50% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से हम क्या कर लेंगे,
कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये था एंड पूरे इस वीडियो का। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।